पाकिस्तान से अब रुख करते हैं नेपाल का, जहां जेएनसी के मुमकिना वजीर आजम बुलंद शाह को लेकर इंडिया में तशवीश पाई जा रही है। याद रहे कि बुलंद शाह सिर्फ 35 साल की उम्र में काठमांडू के मेयर से नेपाल के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। याद रहे कि नेपाल की 239 साल बादशाहत 2008 में खत्म हुई, लेकिन तब से अब तक किसी भी सियासी पार्टी ने तन्हा अपनी ताकत के बलबूते पर हुकूमत नहीं बनाई है। लेकिन इस बार बुलंद शाह की क़यादत में आरएसपी ऐसा करने जा रही है और इसी वजह से खित्ते में इस पेशरफ्त को तवज्जो से देखा जा रहा है। नेपाल की पार्लियामेंट में कुल 275 नशिस्तें हैं और हुकूमत बनाने के लिए 138 सीटों की जरूरत है, जबकि इस वक्त बुलंद शाह की जमात 180 से ज्यादा सीटें जीतने की पोजीशन में है। नेपाली साफी किशोर नेपाल का कहना है कि जमहूरी नेपाल में ये पहली बार हुआ है और ये बुलंद शाह के लिए एक ताकत भी है और एक चैलेंज भी। ताकत इसलिए क्योंकि हुकूमत किसी की हिमायत पर मुनहसर नहीं होगी, और चैलेंज ये होगा कि लोगों को बुलंद से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। नेपाल में जब जेएनसी तहरीक शुरू हुई थी तो सोशल मीडिया पर नौजवान बुलंद शाह से अपील कर रहे थे कि वो काठमांडू के मेयर के ओहदे से इस्तीफा दें और एहतजाज की क़यादत संभाल लें। याद रहे कि आरएसपी जमात सिर्फ 3 साल पहले बनी थी। बुलंद शाह और आरएसपी दोनों नेपाल में दीगर जमातों और लीडरों के मुकाबले में निस्बतन नए हैं, जबकि इंडिया को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों और नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का तो तजर्बा है, लेकिन आरएसपी और बुलंद शाह दिल्ली के लिए भी बिल्कुल नए हैं। आरएसपी की भारी अक्सरियत से जीत के बाद इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुलंद शाह को फोन करके मुबारकबाद भी दी थी। बाद में मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी मुश्तरका कोशिशों से वो इंडिया और नेपाल के दरमियान ताल्लुकात को नई मंजिल तक पहुंचाएंगे। 2020 में नेपाल के उस वक्त के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उत्तर अखंड रियासत के कई हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। यह नक्शा बुलंद शाह के मेयर के दफ्तर में भी दिखाया गया था। ऐसे में यह सवाल किया जा रहा है कि बुलंद शाह की क़यादत में नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे और आया इनका झुकाव चीन की जानिब होगा या नहीं। इंडिया में नेपाल के साबिक सफीर लोकराज ब्राल का कहना है कि बुलंद शाह नेपाल की सियासत में एक अनजान शख्सियत रहे हैं, इसलिए उनके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना महज अंदाजा होगा। नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने इतिहास रच दिया है। आरएसपी ने काठमांडू के मेयर रहे बुलंद शाह को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया था। आरएसपी महज 3 साल पहले बनी थी और इतने कम समय में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद पहली बार कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 138 सीटों की ज़रूरत होगी और आरएसपी 180 से ज़्यादा सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है। आरएसपी और बुलंद शाह नेपाल की बाकी पार्टियों और नेताओं की तुलना में बिल्कुल नए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बुलंद शाह अगर नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत के लिए कैसा रहेगा। उनकी पार्टी में वो तो ऊपर से थ्रस्ट किया, ऊपर से लाया, नीचे से तो नहीं आया है। अपने ही उनके पार्टी तो अपने नहीं बनाया है। चुनाव के पहले प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषणा के एक दिन पहले रवि लामिछाने जो पार्टी का चेयरमैन है, उसने घोषणा किया कि इस बार चुनाव में प्राइम मिनिस्टर का फेस बुलंद शाह होगा, क्योंकि वो टैक्टिकल था उनको, क्योंकि बिकॉज बुलंद का जो है क्रेज पब्लिक लेवल में, यंगस्टर में, उसको पार्टी को फायदा होगा, इसीलिए उसने वो बना दिया। लेकिन नीचे वाला में ऑल एजुकेटेड पीपल है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में, बड़े बड़े अच्छा लोग हैं, 5-7 लोग, लेकिन वो तो लीडर तो नहीं है, पॉलिटिकल लीडर ग्रास रूट लेवल में तो नहीं है, तो भी इंटेलेक्चुअल लेवल में तो वो है। लेकिन वो उनका आपने बोला कि सही, हम लोगों को भी पता नहीं है उसका बिहेवियर कैसा होगा। वी हैव नेवर टॉक टू हिम, वी हैव नेवर लिसन टू हिम, कभी नहीं पता रहा है। याद रहे कि बुलंद शाह ने अपने मंशूर से नेपाल चीन सनती पार्क का मंसूबा हटा दिया था। यह सनती पार्क चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोड का हिस्सा है और नेपाल इंडिया सरहद के करीब वाक़ है, खास तौर पर उस हसास गोडी कॉरिडोर के करीब जिसे चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन भी कहा जाता है। ये एक तंग ज़मीनी पट्टी है जो इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतों को मुल्क के बाकी हिस्सों से मिलाती है। इंडिया मुबैना तौर पर इस मंसूबे से नाखुश था। जब बुलंद शाह ने नेपाल चाइना इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को अपने मंशूर से निकाला
तो इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन गोविंद थापा ने फेसबुक पर एक तवील तबसरा लिखा, जिसमें कहा गया कि सनती पार्क के बारे में संजीदगी से बात करने का वक्त आ गया है। चाइना नेपाल दोस्ती सनती पार्क की तामीर में ताखीर की वजह बैरूनी रुकावटों को करार दिया जा रहा है, न कि नेपाल के अंदर किसी मसले को। नेपाल और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बुनियाद 1 अगस्त 1955 को रखी गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान 1414 किलोमीटर तवील सरहद है, जो कि ऊंचे और बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई है। ये सरहद शुमाली नेपाल में हिमालय के सिलसिले में वाक़ है। अगरचे सरहद असल में नेपाल और तिब्बत के दरमियान थी, लेकिन चीन ने तिब्बत को भी अपने साथ मिला लिया। नेपाल चीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हमेशा हसास रहा है। नेपाल वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। 21 जनवरी 2025 में नेपाली हुकूमत ने दिलाई लामा के नुमाइंदा दफ्तर को बंद कर दिया था, जिसे तिब्बती पनाहगुज़ीनों की बहबूद के दफ्तर के नाम से जाना जाता था। काठमांडू में अमेरिकी सफारत खाने ने इस पर सख्त एतराज़ किया, लेकिन नेपाल डटा रहा, जबकि चीन ने नेपाल के फैसले का खैर मकदम किया था। 1962 की इंडिया चीन जंग के दौरान नेपाल ने गैर जानिबदारी बरकरार रखी थी और फरीक बनने से इनकार कर दिया था। नेपाली सिफारतकार हरनियालाल शरीस्ता का कहना है कि इंडिया ने नेपाल पर इस जंग में खुलकर हिमायत करने के लिए काफी दबाव डाला था।